बच्चों को कैसे आसानी से समझ में आए, उसकी जो बेस्ट पॉसिबल टेक्निक है वो डिस्कस की जाएगी। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है कि यू वुड बी आस्किंग योर ओन क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए कि आपने लिटरेचर पढ़ा है, आपका प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, तो उसमें जब वो सवाल आप अपने ढंग से पूछ सकते हैं कि कैन आई पॉसिबली मेक द ट्विक, इस तरह के परिवर्तन हम ला सकते हैं, कैन आई पॉसिबली से दिस थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर, यू कैन ऑल्सो डिस्कस दोज थिंग्स एज वेल। सो दैट इज़ व्हाट दैट्स कॉल्ड द ट्रेनिंग। और उसके बाद से ये जो डेमो टीचिंग सेशंस होंगे, उसमें जो डेली 2 आवर्स ऑफ द टीचिंग प्रैक्टिस है आपसे वो कराए जाएंगे, जिसमें कि 15 मिनट्स पर स्टूडेंट को मौका मिलेगा। तो यू कम एंड यू टीच, द एक्सपर्ट्स आर वॉचिंग यू। और आपका जो एक्सपर्ट जो वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका वो इम्तहान नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर आपको वो चूंकि हेल्प कर रहे हैं लर्न करने के लिए, तो वो यहाँ पर जो मैंने बोला कि एकदम खुल के आत्मविश्वास के साथ आप पढ़ाएं, आप जो प्रैक्टिस करें, बिकॉज योर एक्सपर्ट्स विल बी गिविंग यू इनपुट्स कि इस चीज़ को आप ऐसे करें, इस चीज़ को ऐसे बोलें, यहाँ बोलते समय यहाँ पर आवाज़ या उच्चारण थोड़ा और स्पष्ट होना चाहिए था, इस शब्द का अर्थ बताते समय इस चीज़ को ऐसे अगर बताया जाता तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। सो उसकी जो पूरी जो पेडागॉजी है वो उसके आधार पे उसका डिस्कशन होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपने अगर जैसे मान लिया आपने टीचिंग किया, देन सपोज इफ यू वांट टू आस्क ए क्वेश्चन कि what was the mistake? Do you think my voice was okay? Do you think my grammar was okay? Do you think my understanding of the subject was okay? Did I introduce in the right manner? हमने सही तरीके से उसको introduce किया कि नहीं? तो many such questions, and that comes to your mind, and what kind of the, for example, the stanzas or the pieces they would be giving me, कहाँ से उठा के दे सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे NCERT का जो सिलेबस है, CBSE का जो सिलेबस है, तो उसमें जो रेंज ऑफ जो क्लासेस हैं, सभी क्लासेस के और उनके टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स में जो अलग अलग जो लिटरेचर के जो पीसेस जो दिए हुए हैं, तो उनसे आएंगे। लेकिन कभी कभी कोई बाहर का लेकिन अत्यंत प्रचलित वेल नोन कोई पीस भी उठा के वो दे सकते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो बंधे नहीं होते हैं। लेकिन आमतौर पे फिर भी कुछ देंगे तो सहज, सरल और समथिंग दैट फॉर एग्जांपल क्वाइट वेल नोन है, ऐसा ही देते हैं। बट 99% केसेस में किताबों के वो पीसेज होते हैं। लेकिन कभी कभी सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, तो यू कैनॉट क्लेम कि एकदम तो ये क्लास के कोर्स में ये चीज़ नहीं था, क्योंकि वो कनेक्टेड या कोई बहुत ही पॉपुलर कोई पीस हो सकता है, लेकिन वो बहुत कोई सरल सी चीज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर पोएम ऐसे दे देते हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ठीक है, उसके बाद अगला लाइन क्या है, बोलिए, बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। अब आप कहेंगे कि यही पोएम क्यों, सैकड़ों पोएट हैं, हजारों, the poetry itself is very vast, because it's important, because the first prime minister of India, Jawaharlal Nehru, always kept these lines on this table। जवाहरलाल नेहरू का जो ऑफिस का जो मेज था ना, तो उस पे एक बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ था, पेंट किया हुआ था, वो हमेशा अपने टेबल पे ये कविता रख देते। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to। हम जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में नहीं बातें कर रहे हैं, हमने कविता के बारे में बात की कि क्या वजह थी कि ये सवाल हमसे पूछ दिया गया। जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू हो रहा है, एकदम से वो पूछ देंगे कि आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम, आपको लगेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही क्यों पूछ रहे हैं, सेली क्यों नहीं पूछ रहे हैं, वर्ड्सवर्थ क्यों नहीं पूछ रहे हैं, किट्स क्यों नहीं पूछ रहे हैं, शेक्सपियर के सोनेट्स क्यों नहीं पूछ रहे हैं, तो आपके मन में अजीब सा लगेगा ना। तो कई बार इंटरव्यूअर्स के पूछने के पीछे मनसा होती है कि किसी चीज़ के पीछे कोई स्टोरी है, कोई इतिहास है, कोई बैकग्राउंड है, इस वजह से पूछ रहे होते हैं। जैसे मैंने अचानक इस कविता के बारे में बात की, तो इसके पीछे एक इतिहास है, एक वजह है कि जितने साल तक वो प्रधानमंत्री रहे, उनके टेबल पे हमेशा ये लिखा हुआ पड़ा रहता था। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ जो सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं इंटरव्यू में, तो उसके लिए भी आपको तैयार किया जाए। जो सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें जो औचक सी आ जाएं। उसके बाद से तो हर स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिफरेंट पर स्टूडेंट सेशन रहेगा, और उसके बाद से 15 दिन का सेशन होगा विद ऑल द पॉसिबल टीचिंग स्किल्स दैट वी शैल बी डूइंग। एंड जो टीचिंग का जो कंटेंट का जो बेस हमने जो पिकअप किया हुआ है, वो एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट बेस्ड जो टीचिंग प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी को ही बेस किया गया है। एनसीईआरटी का आप लोग को जान के गर्व भी होगा और खुशी भी होगी कि एनसीईआरटी की टोटल जो इनका जो कॉर्पस है, जो रिसर्च का, पेडागॉजी का, टीचिंग का, बुक्स का, रिसर्च का, लिटरेचर का,
और जो टेक्स्ट बुक तैयार करने का विश्व में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पेक्टेबल स्थान रखता है, और दुनिया के बहुत सारे देशों ने एनसीईआरटी के मॉडल को सैम्युलेट किया हुआ है, इससे मटेरियल उठाए हैं, उनके एक्सपर्ट्स सीखने आते हैं। इसलिए हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में द एनसीईआरटी जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने शिक्षा संबंधी जो इतनी अच्छी चीज़ें जो तैयार की हुई हैं, तो हम लोगों ने उस पर बेस करके ही इसको किया हुआ है। चूँकि एनसीईआरटी का बेस ही इतना वास्ट है कि उसके बियॉन्ड और जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और दुनिया के बहुत सारे देशों ने उसको एम्यूलेट किया हुआ है। उससे संबंधित चीज़ों को हमारे कई एक्सपर्ट जाके, अब वो यहाँ जरूरी नहीं है जिसकी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से देश और किस तरह से वो ट्रेनिंग यहाँ लेते हैं। उसके बाद ये हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब हैं, इनका डेडिकेशन का लेवल देख के मुझे भी हैरानी होती है कि इतनी बड़ी और इतनी